गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 बायोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है। बायो मीन्स जैविक और मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं छोटे छोटे एटम्स से। कई एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये सब मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्मेट करते हैं। अब जो बायोमोलिक्यूल क्या है, एक सेल का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करते हैं, या सेल जो मॉलिक्यूल्स है वो उनसे मिलके क्या बनती है, सेल्स बनती है। तो इनके जो डेफिनेशन है बायोमोलिक्यूल की वो है द हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स विद कोवेलेंटली लिंक्ड कार्बन स्केलेटन एंड फंक्शनल ग्रुप्स प्ले अ वाइटल रोल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनमें मोस्टली हम पढ़ते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर या फॉस्फेट थोड़ा कम है, क्योंकि जो एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर्स वगैरह वो होती है वो बनी होती है, सबसे ज़्यादा जो पार्ट होता है वो होता है कार्बन का। और ये कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह जो होते हैं ये कोवेलेंटली बॉन्ड रहते हैं, और ये एक कार्बन स्केलेटन जो होता है वो फंक्शन, और इसमें कई फंक्शनल ग्रुप भी ऐड होता है। हम बात करेंगे कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। मीन्स इनमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और इनके पॉलीमर्स प्रेजेंट होंगे। मोनोमर्स नहीं प्रेजेंट होते, इनके पॉलीमर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देंगे ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H5O6। तो जो ग्लूकोज है उसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये तीनों एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है या बायोमोलिक्यूल्स है, तो इन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी में काम में आ रहे हैं। एनिमल की पूरा स्ट्रक्चर, शेप वगैरह फॉर्म करने में काम में आ रहे हैं, उसकी जो एक्टिविटीज़ है उनको चलाने में काम में आ रहे हैं। तो मेजर जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो 4 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। अब हम पहले इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, जो कि हमारी बॉडी को या एनिमल बॉडी को स्ट्रक्चर तो देता ही है, बट एनर्जी सपोर्ट भी देता है और रिकॉग्निशन करने में भी काम में आता है। ये हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि लास्ट में ग्लूकोज वगैरह बन रहा है, तो ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट ही है। जब वो टूटता है और फॉर्मेशन होता है उसका, तो ये डायरेक्ट, हम ऐसा कह सकते हैं इसे कि ये डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। और इसका जो कार्बोहाइड्रेट का रोल बनाता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल भी है। और जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बन और हाइड्रेट शुगर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन का क्या काम होता है। तो प्रोटीन जो होती है वो एंजाइम, स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन और ट्रांसपोर्ट सिग्नल, ये एक जो लैंग्वेज है उसके लिए हम ऐसा लिख देंगे, बट जो मेन काम होता है प्रोटीन्स का, हेयर ग्रोथ वगैरह में काम में आते हैं, मसल्स ग्रोथ में भी प्रोटीन्स काम में आते हैं। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, जैसे जो भी जिम वगैरह जाते हैं तो वो प्रोटीन्स लेते हैं। और अगर हम इन बायोलॉजी में बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कुछ चैनल्स बनाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स के बीच में या सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो सके आसानी से, उनमें ये प्रोटीन्स काम में आते हैं और ये प्रोटीन्स चैनल बनाते हैं। ये इन प्रोटीन से जो बने हुए चैनल्स होते हैं उनसे ट्रांसपोर्ट भी होता है और सिग्नल भी जाता है, ताकि सेल्स जो होती है वो आसानी से कम्युनिकेट कर सके। नेक्स्ट हम लेते हैं, अभी इनके फंक्शंस थोड़े थोड़े बता रही हूँ, बाद में ये इन डिटेल में है, तो इनको अभी हम आगे पूरा देख लेंगे। लिपिड्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और स्टोरेज का काम करता है, मेनली लिपिड्स कि ये स्टोरेज, एक तो फूड स्टोरेज का भी काम कर रहे हैं लिपिड्स। फैट्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे क्या होता है, और ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी काम में आते हैं। मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं, यूनिट 9 थी आई थिंक। और न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड में हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए आप सबको पता है कि ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करते हैं, फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं, हेरिडिटरी के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की।
तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीसेकेराइड ऑफ सिंपल शुगर्स के बने होते हैं। मतलब इनमें सिंपल शुगर होती है और कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उनके ये पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। मतलब इनमें एक सिंगल शुगर होगी, तो अगर सिंगल शुगर है तो वो मोनोसेकेराइड है, अगर 2 to 20 शुगर्स हैं तो वो ऑलीसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है, और अगर 10 से ज़्यादा अगर उसमें शुगर है तो वो पॉलीसेकेराइड्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिपिड की। लिपिड्स जो होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। कोई भी लिपिड्स हम ऑयल लेकर ही चलते हैं, तो जो ऑयल है वो वाटर में इंसॉल्युबल ही होता है। ऑल्दो कॉमन प्लेयर ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, कॉमन पॉलीमर्स होते हैं ये ग्लिसरॉल के और फैटी एसिड्स के। अब वो आगे कैसे क्या होता है वो आगे देखेंगे हम। न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है उनकी चेन जुड़ती जाती है कि एक न्यूक्लियोटाइड, फिर सेकंड न्यूक्लियोटाइड, फिर थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ऐसे करते करते बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो उनसे बनके होते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो आप लोगों को पता होगा कि हमें कहाँ से मिलता है। वो हमें मिलता है व्हीट से, जिया मेज यानी मक्की से, बाजरे से, जो भी अनाज वगैरह होते हैं उनसे। अकाउंट फॉर लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट, ये पूरी बॉडी का 1% जो होते हैं वो हम लेते हैं, और इन्हें एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। ये तो पता ही होगा सबको कि जब हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट व्हीट लेते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है उसी से, जब ये कार्बोहाइड्रेट्स टूटता है। देन इन्हें सेकेराइड्स कहा जाता है। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सिंगल शुगर यूनिट के होते हैं, मैंने भी बता दिया था, और ऑलिगोसेकेराइड में 2 to 10 सेकेराइड यूनिट्स होती हैं, और पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा शुगर्स की चेन होती है। तो जो मोनोसेकेराइड है उनमें ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस होती है। तो ये तो पता है, ट्रायोस में 3 कार्बन, टेट्रोस में 4, पेंटोस में 5, हेक्सोस में 6 और हेप्टोस में 7। तो ये जो है ट्रायोस, इनको और 3 कार्बन का तो ऐसे ग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, 4 कार्बन का तो ऐसे इरिथ्रोस बोलते हैं, 5 कार्बन का है राइबोस, 6 कार्बन का है ग्लूकोज, 7 कार्बन का है साइडोहेप्टेलोज। तो ये सब हमने अभी जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो हमने C3 साइकिल शायद पढ़ा था, केल्विन साइकिल, उसमें ये हमने सब पढ़ चुके हैं। तो ये सब जो हमने पढ़ी ये मोनोसेकेराइड शुगर्स थी। अब ये हमें याद भी है आप लोगों को। अब जो नेक्स्ट शुगर है ऑलिगोसेकेराइड्स, ये इनमें आती है डाइसेकेराइड शुगर्स, जिनमें 2 to 10 शुगर सेकेराइड यूनिट्स होती है, जिनमें सुक्रोज एंड माल्टोज है, इनमें 2 सेकेराइड यूनिट्स होती है। ट्राइसेकेराइड यूनिट्स जिसमें 3 सेकेराइड यूनिट हो उसे रेफिनोस। ऑलिगोसेकेराइड में हमने बोला 2 to 10, तो 2 वाली होगी तो डाइसेकेराइड, 3 वाली होगी तो ट्राइसेकेराइड या रेफिनोस, 4 वाली होगी तो स्टैकियोस, टेट्रासेकेराइड, और पेंटासेकेराइड में आएगी 5 वाली जिसे वर्साकोस बोलेंगे। और पॉलीसेकेराइड में हमने 10 से ज़्यादा वाली बोली है जिसमें सिंगल सेकेराइड यूनिट्स होगी, तो उन्हें बोलेंगे। और ये जो होगी पॉलीसेकेराइड ये होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड होगी। होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है स्टार्च एंड सेल्यूलोज, और हेटेरो के हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च और सेल्यूलोज जो है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, उसमें ही काम में आता है, और अदर जगह भी काम में आता है, जैसे फाइबर्स वगैरह जहाँ पर में होता है उनसे। अब हम बात करेंगे फर्स्ट मोनोसेकेराइड्स की। मोनोसेकेराइड्स क्या होती है बता दिया, सिंपल शुगर होती है, एक ही शुगर होती है इसमें। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, माल्टोज और गैलेक्टोज। फ्रक्टोज इसमें नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे सिंपल शुगर्स में डाइसेकेराइड में 2 शुगर है। अब 2 शुगर के एग्जाम्पल है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। हाँ, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, एंड सिंपल शुगर में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। अब जो सुक्रोज होती है वो कौन सी 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो वो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
और माल्टोज जो है सुक्रोज तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो हमें मिलता है सोर्स क्या है इसका, राइप फ्रूट जूस। और माल्टोज जो है वो हमें मिलती है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, मतलब दोनों तरफ ग्लूकोज ही होगा, 2 सब यूनिट ग्लूकोज की होगी, और ये मिलेगा हमें मिल्क से। और लैक्टोज हमें मिलता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से, और ये मिलता है जर्मिनेटिंग सीड्स एंड बार्ली। जर्मिनेटिंग सीड्स पता है, जो ये मूंग मोठ वगैरह होता है, इनको जब जर्मिनेट कराया जाता है, भिगोया जाता है, अंकुरित किया जाता है, तो उसको बोलता है जर्मिनेटिंग सीड्स, तो उनमें ये होता है लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड्स जो होती है वो कई शुगर्स की मिलकर बनी होती है, इनमें अलग अलग शुगर्स होती है, पॉलीमर्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स शुगर बनाते हैं, और ये एक मॉलिक्यूल मतलब कई रिपीटेटिंग यूनिट से बनते होते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मतलब जैसे पॉलीसेकेराइड एक स्टार्च है, तो उसमें ग्लूकोज की कई सारी मोनोमर यूनिट जुड़ी है जिससे बनता है स्टार्च। इसका काम क्या होता है, ये सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम करती है, और इनमें लार्ज अमाउंट में हम एनर्जी को स्टोर भी करके रख सकते हैं, तो इससे एक बैंक की तरह मानते हैं हम पॉलीसेकेराइड को, कि काफ़ी सारी जो इसमें यूनिट होती है, जैसे ग्लूकोज जो है वो जैसे स्टार्च का एग्जांपल दिया है यहाँ पे कि इसमें ये ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो मतलब इसमें ग्लूकोज की कितनी सारी यूनिट होगी, तो एक तरह से जब अगर स्टार्च के रूप में ग्लूकोज स्टोर हुआ है, अब हमें जब इसकी ज़रूरत होगी तो ये स्टार्च का ब्रेक डाउन होगा और हमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते जाएंगे, और ग्लूकोज से क्या मिलती है, हमें एनर्जी मिलती है। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड कितने टाइप के होते हैं, तो पॉलीसेकेराइड को हमने डिवाइड किया है 2 कैटेगरीज में, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब क्या हो गया, सेम, मतलब इसमें जो पॉलीसेकेराइड होंगे वो सेम होंगे, जैसे स्टार्च में हमने बताया कि ग्लूकोज ग्लूकोज का होता है, तो इसका एग्जाम्पल जो हो गया वो हो गया स्टार्च और ग्लाइकोजन। और ये जो होमोपॉलीसेकेराइड होते हैं ये बॉडी में रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, और जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होते हैं ये काम कर, इसमें क्या होता है, हेटेरो मीन्स होमो मतलब सेम हो गया, तो हेटेरो मीन्स क्या गया, डिफरेंट, तो मतलब ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड से मिलकर बने हुए होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड से मिलकर बने होंगे, और ये मेनली हमें ये काम में आते हैं प्रोटेक्शन के, शेप के, सपोर्ट के टू द टिश्यू और ऑर्गन, ऑर्गन को सपोर्ट करने के लिए, या कोई टिश्यू है उनको सपोर्ट करने के लिए ये जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है वो काम में आता है। जैसे पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरिया सेल वॉल, बैक्टीरिया जो होता है उसकी सेल वॉल जो होती है उस पर पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है। ये पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, एक हार्ड मटेरियल होता है, हार्ड मॉलिक्यूल टाइप एक कवर बना लेता है जिससे बैक्टीरिया आसानी से मर नहीं सकता, ओके मतलब किसी भी कांटेक्ट में आकर जल्दी से मरता नहीं है, ये इसको बचाता है एनवायरमेंट अफेक्ट से। ओके नेक्स्ट है म्यूकोपॉलीसेकेराइड फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं मतलब जोड़ने वाले टिश्यूज, इन्हें बोलेंगे संयोजी ऊतक, उनमें ये पाया जाता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स क्या होते हैं, ये फैट ही होते हैं एक तरह के। अब इनकी लिपिड्स जो होते हैं ये लार्जली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मैक्रोमॉलिक्यूल तो है ही, नॉन पोलर मतलब वाटर में आसानी से घुलते नहीं हैं, सॉल्युबल नहीं रहते हैं, इनसॉल्युबल रहते हैं। अगर पोलार नेचर था आपको, अगर पोलार होगा तो वो वाटर में सॉल्युबल होगा, लेकिन ये नॉन पोलार है तो मतलब इनसॉल्युबल है। और कुछ जो होते हैं वो एम्फीपैथिक भी होते हैं, एम्फीपैथिक का मतलब होता है पोलार एंड नॉन पोलार बोथ। तो बट ये मैक्रोमॉलिक्यूल तो है बट ये ट्रू पॉलीमर नहीं होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर रोल आपको पहले बताया था, स्ट्रक्चर में ये रोल प्ले करते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है वो फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड की बनी हुई होती है, और कुछ अमाउंट में उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि अगर कोलेस्ट्रॉल ना हो सेल मेम्ब्रेन में तो क्या होगा, अगर सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो वो रिजिड हो जाएगी, या फिर वो एकदम या तो रिजिड हो जाएगी या तो बिल्कुल टफ हो जाएगी जिससे वो आसानी से टूट जाएगी। और अगर ये भी कंडीशन पे होता है कि वो लो टेम्परेचर पे है या हाई टेम्परेचर पे है।
तो अगर वो लो टेम्परेचर पे होगी तो वो एकदम जो कहेंगे फ्लूइड हो जाएगी, फ्लूइडी नेचर की हो जाएगी, तो वो टिक ही नहीं पाएगी। जैसे पानी बहता है, कोई लिक्विड बहता है, वैसे बह जाएगी। और अगर वो हाई टेम्परेचर पे होगी, सॉरी लो टेम्परेचर पे होगी, तो वो फिक्स्ड हो जाएगी, एकदम टर्जिड हो जाएगी, रिजिड हो जाएगी, टफ हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। और हार्ड अगर कोई चीज़ होती है तो वो आसानी से टूट जाती है, जैसे लाइक आइस। और अगर वो हाई टेम्परेचर पे है तो वो एकदम लिक्विड टाइप की हो जाएगी, वो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, वो लाइक वाटर और कोई भी लिक्विड होगा वो वैसी हो जाएगी। तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को। अब ये जो लिपिड है वो एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है। इसे एनिमल में प्रेफर किया जाता है। ये ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल के रूप में भी प्रेजेंट होता है, बट एनिमल्स में ये कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। एंड एनर्जी के लिए भी ये काम में आता है, और इसे हीट जनरेशन के लिए भी लिपिड्स को यूज़ किया जाता है। थर्मोजेनेसिस के लिए, जैसे जो पोलर एनिमल्स होते हैं जो पोल्स पर रहते हैं, जैसे बियर्स है या क्या बोलेंगे पोलर बियर्स वगैरह हैं, उनमें ये जो है ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है क्योंकि ये इनको ये फैट ब्राउन फैट के रूप में उनमें कंजर्व रहता है, जिससे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सकता है। कि ज़्यादा ठंड होती है पोल्स पर तो उनमें भी अपने बॉडी से हीट जनरेट कर लेते हैं थ्रू लिपिड्स के। और ये इंसुलेशन में भी काम में आता है, हीट कंसंट्रेशन करने। इंसुलेशन मीन होगा ये क्लियरली मतलब ऑर्गन्स को, इनके जो कोर ऑर्गन्स होते हैं उनको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्रोवाइड करता है, मतलब ठीक है। और जो ये है वो मैराइन जो एनिमल्स होते हैं, मतलब समुद्री जो जीव होते हैं, उनमें भी बायोन्सी के लिए काम करता है। मतलब उनका कर्व, उनका शेप ऐसा बना देता है जिससे वो आसानी से वाटर में जो होता है तैर सकते हैं। जो लिपिड्स होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं, फ्लोट करते हैं वाटर पर। तो अगर ये लिपिड अगर किसी एनिमल में जो है मैराइन एनिमल या कोई समुद्री जीव जो होते हैं उनमें अगर ये प्रेजेंट है तो वो आसानी से फ्लोट कर पाएंगे, तैर पाएंगे, ठीक है। और ये प्राइमरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो सेल हैं, आपस में उनको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके साथ कोई मैसेज देने वाला तो होना चाहिए। तो सेल के बाहर से एक सेल है, उसके बाहर से अंदर मैसेज लाने वाला होता है, फिर अंदर से और जिस ऑर्गन तक मैसेज पहुंचाना है वहां तक पहुंचाने के लिए, या अदर सेल तक पहुंचाने के लिए, या सेल के अंदर ही कुछ जो सेल ऑर्गेनेले हैं उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए सेकेंडरी मैसेंजर हो गया। तो फर्स्ट मैसेंजर तो बाहर वाला हो गया और सेकेंड मैसेंजर अंदर वाले हो गए। नेक्स्ट है, इनका काम सर्फेक्टेंट के रूप में भी किया जाता है। जो लंग्स है, सर्फेक्टेंट मीन्स हो गया कि जो लंग्स में एल्वलाई होती है उनमें ये म्यूकस वगैरह होते हैं, उनके काम में आता है। तो ये आपको ज़्यादा इसके बारे में बस इतना ही याद करने के लिए लिख लेना, बाकी कुछ वो नहीं है। अब जो लिपिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डेराइव्ड लिपिड। सिंपल लिपिड्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड्स होती हैं इनके बीच में ईस्टर्स बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब लिपिड्स भी फैटी एसिड्स हम बोलेंगे जैसे CH3 CH2 इनकी कुछ चेन हो रही है, एक लंबी एक चेन बन रही है। उनमें क्या होता है, उनमें वो किससे जुड़ी हुई होती है, वो ईस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ईस्टर बॉन्ड मतलब वो, अब एक बार याद रखने के लिए ध्यान रख लो कि ईस्टर बॉन्ड होता है। और मतलब इनमें क्या होगा, जैसे इनका एक एग्जांपल लेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं। अब यहाँ हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में भी जो होता है वो ईस्टर बॉन्ड होता है और ग्लिसरॉल्स में भी ईस्टर बॉन्ड होता है। तो जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है वो ईस्टर बॉन्ड के थ्रू फैटी एसिड से जुड़े हुए होते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, फैटी एसिड्स दोनों जो है वो ईस्टर बैंड्स के थ्रू अटैच रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं या कंबाइंड रहते हैं। और सिंपल एसिड्स में हम बात करेंगे दूसरा वैक्स की। तो वैक्स में क्या होता है, इनमें केवल एक मॉलिक्यूल की बात हुई है कि हाँ एक फैटी एसिड्स का है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का है। लेकिन वैक्सेस में क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, कि मतलब इनकी एक लंबी चेन होती है इनकी फैटी एसिड्स की और अल्कोहल्स की, और फिर उसके बाद ये जुड़े हुए होते हैं ईस्टर्स बॉन्ड से, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे
कंपाउंड लिपिड्स की। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं? ये ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल कंटेनिंग अदर ग्रुप्स। इनमें फैटी एसिड और अल्कोहल तो होते हैं, लेकिन इसमें कुछ अदर ग्रुप्स भी होते हैं। और डिराइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं? इनमें कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग और लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। इनमें हमने बात किया कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल और अल्कोहल के बॉन्ड हो गए ईस्टर्स के साथ। कंपाउंड में ईस्टर्स अल्कोहल के साथ अदर ग्रुप भी होंगे। अब वो कौन से ग्रुप होंगे वो हम आगे देखेंगे। और नेक्स्ट जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन रिंग होती है और लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन साइड चेन होती है। मतलब हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोजन और कार्बन जो है उसकी साइड चेन होगी। ठीक है, अब हम बात करें जैसे सिंपल लिपिड की हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल लिपिड में क्या होता है? ये मैंने बताया, जैसे ग्लिसरॉल है, अल्कोहल है एक तरह का, और यहाँ 3 फैटी एसिड्स है, एक ये और एक ये, 1, 2 और 3 हो गए ये। अब इनमें क्या होता है? जब इनको कंबाइन किया जाता है, इनकी रिएक्शन कराई जाती है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो लिबरेट होंगे। ये H2 और O, ये एक H, ये दूसरा H और ये O, तो ये ऐसे निकल जाएंगे। यहाँ पर एक मिनट बताती हूँ, ये यहाँ से ये H2 और O, ये जो H2O का मॉलिक्यूल है ये निकल जाएगा, और फिर यहाँ पे ये जो बचा है ये स्ट्रक्चर और ये रिमेनिंग स्ट्रक्चर ये बाइंड हो जाएंगे, और बीच में ये H2O निकल गया, उसके बाद ये O ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन रह गई, ये 3 ऑक्सीजन से यहाँ पे कंबाइंड हो जाएगा, ये एस्टर बॉन्ड बना लेगा, और ये ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर बन जाएगा, तो ये एस्टर बॉन्ड ये बन गया। ठीक है, तो ये बात हो गई सिंपल लिपिड्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपाउंड लिपिड्स की। एक मिनट, कंपाउंड लिपिड्स जो होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स में हम 3 टाइप के कंपाउंड लिपिड्स की बात करेंगे। पहला कंपाउंड लिपिड हो गया फॉस्फोलिपिड, नेक्स्ट हो गया ग्लाइकोलिपिड, और तीसरा हो गया लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स लिपिड्स तो नहीं होते, बट मतलब ये लिपिड और प्रोटीन दोनों के अटैच से बनते हैं। और लिपोप्रोटीन के एग्जांपल है HDL, LDL, मतलब लो डेंसिटी लिपिड और हाई डेंसिटी लिपिड। डेंसिटी के बेसिस पर इन दोनों को डिफाइन किया गया है लिपिड्स को। और लो लिपोप्रोटीन्स क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, जिन्हें लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। अब हम बात करेंगे जैसे फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स हमने बात कर ली, फैट वगैरह हो गए। अब फॉस्फो यानी इनमें क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। और फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें ग्लिसरॉल प्लस अल्कोहल होता है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनमें स्फिंगोसीन होते हैं। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सब जो है लिपिड्स वगैरह ये बता चुकी हूँ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलते हैं। तो इनमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसमें स्फिंगोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब ग्लिसरल बेस्ड फॉस्फोलिपिड्स होता है। ये प्रोकैरियोट से प्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन जो भी एनिमल होता है उनकी सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बस इतना ही इसमें हमें याद रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं बिकॉज इनमें किरल कार्बन प्रेजेंट होता है। जो ये इनका जो आइसोमर स्टीरियो आइसोमर है, मतलब ये कैसे क्या होते हैं इनका वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हो गया। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड लिपिड है उसमें बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स की। जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो फैटी एसिड अटैच्ड अल्कोहल होते हैं और इनमें एक या एक से ज़्यादा शुगर होगी। अभी हमने बात करी थी कि फॉस्फोलिपिड्स में क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन ग्लिसरोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप के साथ ग्लिसरॉल एज अल्कोहल की तरह काम करती है और स्फिंगोलिपिड में स्फिंगोसीन काम करती है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है? फैटी एसिड अटैच होते हैं, और अब इसमें भी ये 2 टाइप के होते हैं, सेरेब्रोसाइट एंड गैंग्लियोसाइट। सेरेब्रोसाइट में
एक शुगर होती है, जबकि गैंग्लियोसाइड में सेवरल शुगर यूनिट्स होती है। अब इसमें याद रखने की एक बात है कि सेरेब्रोसाइड है, उसमें कौन सी शुगर मिलती, एक ही शुगर मिलती है और एक शुगर का नाम है सेरेमाइड, जबकि गैंग्लियोसाइड में सेवरल शुगर। अब सेरेब्रोसाइड शुगर है जो एक मिनट, जो गैंग्लियोसाइड्स है वो तो मिलती है, जैसे गैंग्लियॉन्स होते हैं हमारे न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स पता है, न्यूरॉन्स जो है वो भी ट्रांसमिशन का ही काम करती है। जैसे हमें कुछ भी चीज़ छूते हैं, करते हैं, वो महसूस करता है, उसका हमें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ क्या है, तो वो सब जो है न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। हमारे ब्रेन्स में, बॉडीज में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स की बनी होती है। तो इन गैंग्लियोसाइड्स का जो एग्जाम्पल है वो मतलब इनमें जो एसिड जुड़ा हुआ होता है गैंग्लियोसाइड्स में, वो होता है सियालिक एसिड। तो ठीक है, अब लिपोप्रोटीन्स बता ही दिया कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब फॉस्फोलिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स बात हो गई, कंपाउंड लिपिड्स की बात हो गई, अब है फॉस्फोलिपिड्स की बात। फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स में भी क्या होगा, फॉस्फेटाइडल या फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। तो इनमें जुड़ा हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप, और इनमें क्या जुड़ा होता है, टू फैटी एसिड्स चेन होगी। ये इसमें टू फैटी एसिड्स चेन दिख रही है, ये वाली, ये टू फैटी एसिड्स चेन है। इनमें ग्लिसरॉल कंटेन है, इनमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ा हुआ है। तो ये कंप्लीट तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड हो गया। बट इसमें एक और मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है जिसे कहते हैं फॉस्फेटाइडाइल कोलीन। तो यहाँ कोलीन जो है वो एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H4 CH3 जुड़े हुए हैं N के साथ। तो ये फॉस्फेटाइडाइल कोलीन है। ये फॉस्फेटाइडाइल कोलीन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड्स का मेनली काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होता है, यूप्रोकैरियोट से लेकर यूकैरियोटिक की ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये सेल मेम्ब्रेन में काम में आता है। इसमें लिखी गया हमें कि ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ है, दो फैटी एसिड चेन है, फॉस्फेट ग्रुप ये जुड़ा हुआ है फॉस्फेटाइडाइल कोलीन। ठीक है, अब डिराइव्ड लिपिड की हम बात करेंगे। डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड का मतलब क्या होता है कि कहीं से डिराइव्ड ही हो रहे हैं। तो ये जनरली सिंपल और कंपाउंड लिपिड, जो सिंपल और कंपाउंड लिपिड हमने यहाँ पढ़े, ये सिंपल और ये कंपाउंड लिपिड, इन दोनों के हाइड्रोलाइसिस से, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को अगर रिलीज कर दिया जाए तो वहाँ से ये सब बनते हैं। और इनमें जनरली कौन से आते हैं, इनमें फैटी एसिड्स आते हैं और स्टीरॉइड्स आते हैं। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं एक तरह से। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, ये एक तरह का हार्मोन्स जो भी होते हैं, हार्मोन्स पता है ना क्या होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे इमोशंस वगैरह को होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं, एंगर को कंट्रोल करते हैं, हैप्पीनेस को कंट्रोल करते हैं, सैडनेस, डिप्रेशन, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेनली हार्मोन करता है। अभी यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी एक टाइप का, हम लिपिड नहीं कहेंगे ना फैट कहेंगे, हम इसे स्टीरॉइड कहेंगे कोलेस्ट्रॉल को। ये 30 कार्बन की एक चेन होती है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया था, फ्लूइडिटी मेंटेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करता है। और कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये भी एक स्टेरॉइड होता है, एक हार्मोन होता है जो एंगर, सैडनेस, इनको, एंजाइटी, इनको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑस्ट्रेडोल, ईस्ट्रोडल बोलेंगे इसे, ईस्ट्रोजन का, ईस्ट्रोडल मतलब ये ईस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, ये ईस्ट्रोजन। और ये जो प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है, हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज करता है। और ये जो हार्मोन है ये इनकी ग्लैंड्स होती है, ये वहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, और टेस्टोस्टेरोन ये मेल हार्मोन है जो मेल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी होता है, मतलब इसके कारण जो है वो मेल कैरेक्टर्स आते हैं। वैसे ही प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन है, ये फीमेल हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिपिड मॉलिक्यूल्स की, कि मतलब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, इनमें हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की और अल्कोहल मॉइटी की। तो जो लिपिड का स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली टू टाइप ऑफ कार्बन यूनिट होती है, एक तो होती है अल्कोहल मॉइटी एंड एक होती है फैटी एसिड्स। तो जो फैटी एसिड्स होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हाइड्रोकार्बन की साइड चेन पर
हाइड्रोकार्बन की साइड फैटी एसिड्स में प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन्स, मतलब इनके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पर हाइड्रोकार्बन की साइड चेन पर ये जुड़े होते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इनमें होते हैं शॉर्ट चेन, मीडियम चेन, ये शॉर्ट चेन, मीडियम चेन और लॉन्ग चेन। तो अगर ये फैटी एसिड शॉर्ट चेन है, मतलब 6 कार्बन का है, तो ये होगी शॉर्ट चेन, 18 to 16 कार्बन एटम से बनी होगी तो मीडियम चेन, और 16 to 24 कार्बन की बनी होगी तो इसे लॉन्ग चेन बनेंगे। अल्कोहल मॉइटी का मतलब होता है कि कोई भी फैटी एसिड हो उसमें अल्कोहल कंपोजिशन जो हो वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बात कर लेकिन हाँ एक चीज़ और है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस जो बुक में है आपकी वो रीड कर लेना एक बार, और कुछ नहीं समझ में आए तो वापस पूछ लेना। बट इसमें एक चीज़ और है फैटी एसिड्स में बताने की कि जो फैटी एसिड्स हैं जैसे उनमें कुछ कोई भी कार्बन चेन जुड़ी हुई है, तो अगर उनमें सिंगल बॉन्ड है, जैसे कोई कार्बन कार्बन है, अगर कार्बन कार्बन की ऐसी चेन बनी हुई है और उसमें ना सिंगल बॉन्ड है, तो इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, दो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उनमें क्या कैसे फैटी एसिड्स है वो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेकिन अगर इनमें कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है दो कार्बन के या अदर कोई भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। प्रोटीन सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। प्रोटीन्स हमारे हर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पल्स से मिलता है, पल्स से, मीट से, एग से और मिल्क से, जो भी इसके जो सोर्स हैं वो है एग, प्रोटीन, फिश एंड वेज में पल्सेस वगैरह है और मिल्क। ठीक है, तो वहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए कितना ज़रूरी है आपको पता ही होगा। प्रोटीन से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, मसल्स बनती है, और जो प्रोटीन है वो भी किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटीन मिलकर बना होता है अमीनो एसिड्स से। तो यहाँ लिखा है मैंने उस सबसे ऊपर कि अमीनो एसिड्स द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जैसे हमने बात कर रहे थे, कोई मोनोमर यूनिट है और फिर पॉलीमर बन रहा है, तो एक बीड्स है, दूसरी बीड्स है, फिर तीसरी बीड्स है, ऐसे जुड़ के पॉलीमर बन रहा है। वैसे ही अमीनो एसिड्स की चेन जुड़कर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करती है। अब कौन से अमीनो एसिड जुड़कर कौन से प्रोटीन बनाएंगे, ये अभी आपके है नहीं, तो आप जनरली बस इतना ध्यान रख लीजिए कि प्रोटीन्स है उनकी बेसिक यूनिट जो होती है वो अमीनो एसिड्स है। इन बायोलॉजिकल सिस्टम हम पढ़ते हैं 20 अमीनो एसिड्स मेनली, बट आपके यहाँ 18 अमीनो एसिड्स दिए हुए, तो हम 18 को ही स्टडी करेंगे। अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका मैंने बता दिया कि एलिफेटिक साइड चेन होती है। अभी ये यहाँ पे मैंने जैसे ये अमीनो एसिड्स हैं सारे, इनका स्ट्रक्चर है, तो एक बार ध्यान रखने के लिए, ये याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, ठीक है, तो हम इनमें एक फर्स्ट जो होता है वो ग्लाइसिन ही बनता है अमीनो एसिड। तो इनमें हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। इसमें एक कार्बन है और ये अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है एक तरफ, और एक तरफ एक हाइड्रोजन है। तो ये इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि इनमें एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, और नीचे की तरफ जो है वो कोई भी नीचे की तरफ ये ग्लाइसिन में तो क्या होता है H जुड़ा हुआ है, लेकिन अदर कंपाउंड में आप जैसे जैसे हम आगे जाते हैं देखते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक वगैरह ग्रुप अलग होते हैं, तो वही मैं बताती हूँ। तो जैसे ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में क्या होगा कि एक कार्बन के साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये सब जितने भी 18 to 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर होगा, एक अमीनो ग्रुप जरूर होगा और एक हाइड्रोजन जरूर होगी। ये सब सारे अमीनो एसिड में कॉमन होगा, बट केवल ये जो नीचे का ये आर चेन होगी, इसे आर चेन बोलते हैं, इस आर चेन में ही चेंजेस होगा, जिसके कारण अमीनो एसिड्स के नेम चेंज होते जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं अभी हमने बात की किसकी, ये ग्लाइसिन की। तो ग्लाइसिन की आर चेन में क्या है, ग्लाइसिन की आर चेन में यहाँ पर है H, मतलब हाइड्रोजन। तो
तो ये जैसे हमने बात की, ग्लाइसिन के एसिड में क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, एलिफेटिक साइड चेन, मतलब अमीनो एसिड विथ एलिफेटिक साइड चेन। तो ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, एलिन, वैलिन और ल्यूसिन, ये 5 ऐसे अमीनो एसिड है जिनमें क्या होगी, एलिफेटिक साइड चेन होगी। ठीक है, तो यहाँ ग्लाइसिन में क्या है, हाइड्रोजन, एलिनिन में क्या है, मीथेन या CH3, ऊपर का देख लो कॉमन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप और हाइड्रोजन, एक कार्बन से जुड़ा है। चेंज कहाँ रहा है, केवल यहाँ पे नीचे की साइड ये। और वैलिन, वैलिन में क्या है, वैलिन में आ गया CH और 2 मिथाइल ग्रुप ऐड हो गए, तो ये एक ग्रुप ऐड हो गया R चेन पर। फिर आइसोल्यूशन में क्या हो गया, था तो वही CH2 हो गया, एक CH, एक ऊपर CH2 ऐड हो गया और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप, वही है। ठीक है, फिर ल्यूसिन, ल्यूसिन में क्या हो गया, एक कार्बन के साथ CH, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ जुड़ गया, एक CH2 यहाँ जुड़ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गई। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे केवल इनकी R चेन है उसमें ही चेंजेस आ रहे हैं और उसकी वजह से इनके नाम चेंज हो रहे हैं। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, जिसमें एक हाइड्रोजन होता है, एलिन में एक मैथिल ग्रुप होता है, वैलिन में 2 मैथिल ग्रुप आ जाते हैं और एक कार्बन हाइड्रोजन और ऐड हो जाते हैं। आइसोल्यूसिन में 2 मैथिल ग्रुप के साथ एक CH2 और एक CH ऐड हो जाता है, और ल्यूसिन में CH 2 मैथिल ग्रुप, 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन और ऐड हो जाती है। ऐसे ही हम बात करेंगे लाइसिन, तो लाइसिन, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, ये तो होगा एलिफेटिक साइड चेन वाले। अब आएंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनमें क्या होगा, ये अगर ये याद रह जाएगा ना कि एलिफेटिक साइड चेन है, एलिफेटिक साइड चेन में क्या हो रहा है, केवल कार्बन हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं अलग अलग पोजीशन में। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो सीरीन और थियोरिन है, तो मतलब इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए होंगे, यानी OH ग्रुप। सॉरी, तो इनमें ये रहा सीरीन, ये सीरीन और ये थ्रियोनिन। तो सीरीन और थियोनिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हुए, मतलब अल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए, मतलब यहाँ CH2OH जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3OH जुड़ा हुआ है, ये देखिए। अब हम नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, सिस्टीन और मिथियोनिन। अब हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सल्फर S से स्टार्ट हो रहा है और सिस्टीन S दोनों अगर एक मिथियोनिन, जो आपको याद रखना है। तो सल्फर कंटेनिंग ग्रुप, सिस्टीन और मिथियोनिन, ये रहे। इनमें क्या है, इनमें है ये, मतलब सल्फर S जुड़ा हुआ है, ये सल्फर रहा, दो CH2 के साथ एक मेथाइल ग्रुप और एक सल्फर। लेकिन ये मिथियोनिन है, सिस्टीन में क्या होता है कि एक सल्फर ग्रुप हो गया और एक CH2 जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक साइड चेन। एक मिनट, कार्बोक्सिल ग्रुप, अभी हमने बात करी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सल्फर ग्रुप और एलिफेटिक की। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एस्पार्टिक और ग्लूटाम, जहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ता है वहाँ पता ही है कि एसिड आ जाता है, तो एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड, बट इन्हें एस्पार्टेट और ग्लूटामेट भी बोला जाता है। तो एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये CH2 ये रहा, जहाँ पे ये CH2 के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और अगर 2 CH2 के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है इथेन के साथ, तो वो ग्लूटामेट, अगर सिंगल है तो एस्पार्टेट और 2 है तो ग्लूटामेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइड चेन, बेसिक साइड चेन, तो लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। अगर बेसिक साइड चेन है तो ये क्या होंगे, एक तरह से बेस ही होगा अमीनो एसिड्स वाले, तो लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। तो इनका थोड़ा याद करना थोड़ा सा टफ रहेगा, बट अब अगर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो ये लाइसिन है, लाइसिन में भी 4 CH2 ग्रुप, फिर NH3, सिंपल है, A 1 2 3 4 CH2 ग्रुप्स एंड 1 अमीनो ग्रुप। और इसमें क्या है, 1 2 3 CH2 ग्रुप, 2 अमीनो ग्रुप, एक कार्बन के साथ। यहाँ 4 अमीनो ग्रुप, यहाँ 3 अमीनो ग्रुप, 2 अमीनो ग्रुप, अगर एक CH2 कम हो रहा है यहाँ से तो एक अमीनो ग्रुप और ऐड हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही CH2 ग्रुप है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, 2 नहीं होगा, 1 और 2 कार्बन की जगह क्या आ जाएंगे, 2 अमीनो ग्रुप आ जाएंगे और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है फिनाइल एलेनिन एरोमेटिक साइड चेन। जिनमें एरोमेटिक साइड चेन है वो है फिनाइल एलेनिन, मतलब इनमें ऐसी रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, अगर एक रिंग है CH2 के साथ तो फिनाइल एलेनिन है, और अगर एक रिंग के साथ OH ग्रुप भी आ रहा है तो वो टायरोसिन है, और अगर 2 रिंग आ रही है ऐसी
तो वो ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, अब लास्ट एक बचा है इम्यूनो ग्रुप, जिसमें क्या होगा, एक इम्यूनो ग्रुप होगा प्रोलीन, ये रहा हमारा प्रोलीन, जिसमें ये तो अपना कॉमन था ही, कार्बन के साथ हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2, यहाँ पे 2 मेथिल एथिल ग्रुप आ गए और एक CH, मतलब 3 एथिल ग्रुप आ गए यहाँ पे, बट ये किससे कंबाइंड हो रहा है, इम्यूनो से, इसलिए इसे इम्यूनो बोल रहे हैं। तो ये अमीनो एसिड्स कंप्लीट हो गए, 18 अमीनो एसिड्स। अब हमारे नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रोटीन, तो ये लास्ट है आज टाइप ऑफ प्रोटीन। इसके बाद जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बचा है, प्राइमरी सेकेंडरी जो आपके है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एंड न्यूक्लिक एसिड जो है, DNA और RNA, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ केवल इतना सा ध्यान रखने की बात है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं वो बता दिया, किससे मिलकर बने होते हैं वो बता दिया। अब जो प्रोटीन है उनके टाइप है सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड। डिराइव्ड में प्राइमरी और सेकेंडरी आपको दे रखा है, तो हम ये दोनों पढ़ेंगे। और कॉन्जुगेटेड में है लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन। तो ये सब आप इनके एग्जांपल याद करेंगे। अब लिपोप्रोटीन मैंने बता चुकी हूँ, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, ये सब हम नेक्स्ट। फॉस्फोप्रोटीन में फॉस्फेट और प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। और मेटेलिक प्रोटीन में कोई मेटल ऐड होगा, क्रोमोप्रोटीन में कोई क्रोमोफोर ऐड होगा, न्यूक्लियोप्रोटीन में कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स में कोई ग्लाइको या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐड होगा। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और जो प्रोटीन होती है सिंपल प्रोटीन, वो 2 टाइप की होती है, ग्लोबुलर और फाइब्रस। ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में भी हम नेक्स्ट बात करेंगे। केवल ये टाइप है वो याद रखना और थोड़ा सा पढ़ के आना खुद से भी। ओके, थैंक यू गाइज। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में मैसेज करके या कांटेक्ट करके। आप